तो चलिए दोस्तों, आज हम ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स को, जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे पार्ट 3 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। और 12 से लेकर के 35 में है, तो 14 से ये ऑलरेडी आपको शुरू होगा दिखना। क्योंकि 12 में डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएंगी, और 13 में ये है कि जो भी लॉज इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स, तो उनको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, वो वाइड हो जाएंगे, यानी वो मान्य नहीं होंगे। यानी कोई भी ऐसा लॉ होता है जो कि आपके फंडामेंटल राइट के विरुद्ध होता है या खिलाफ होता है या उस पर रिस्ट्रिक्शन डालता है और उस पर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो उसको वाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, यानी आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक ये आपको देखने को मिलेंगे। और कितने हैं जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। तो 14 में क्या देखने को मिलेगा? इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के आगे सब कुछ, जो आपका नियम है, जो कानून है, सबके लिए बराबर है और सबकी जो हितों की रक्षा है वो बराबरी से की जाएगी। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा और सबको लॉ यानी जो आपका कानून बनाया गया है उससे समानता देखने को मिलेगी। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि आपके लिए अगर आपने कोई क्राइम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, 302 पहले थी आईपीसी में, तो आपको जो है सज़ा नहीं मिलेगी, दूसरे को मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता, सबके बराबर है, सबके लिए ये बराबर चीज़ होती है। फिर आर पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ इन इंडिया, यानी सब कुछ अगर उसमें होगा तो आप बराबरी का यहाँ पे देखिए चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ट्रिक 4, अब देखिए ट्रिक इसमें क्या है? 4 इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी आर्टिकल 14 आता है, 14 में आपका 4 देखने को मिलेगा और ये आपका मिलेगा बिफोर, 4 बिफोर यानी बिफोर मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर आर्टिकल 15 आता है, 15 में क्या होता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसमें प्रोहिबिशन देखने को मिलेगा किससे? डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिमिनेशन कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे धर्म के आधार पर हो। अब आप किसी क्लास में रूम में बैठे हुए हैं या क्लास में बैठे हुए हैं, आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और मेट्रो में बैठे हुए हैं, पब्लिक प्लेस पर हैं, आपके घर पे कोई आता है तो आप कहते हैं भैया तुम्हारा धर्म अलग है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मेरे घर से निकल जाओ, यहाँ से हट जाओ, मेरे पास मत बैठो। या फिर रेस तुम्हारा क्या है, तुम किस रेस के हो। अब ये रेसियल तो आप देखेंगे कि आपकी यूएस वगैरह में ज़्यादा होता है, पर इंडिया में भी ये प्रावधान दिए गए हैं कि तुम काले हो, गोरे हो, किस रेस के हो। फिर तुम्हारी कास्ट क्या है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है। ऐसा नहीं कह सकते तुम लोअर कास्ट के हो तो मंदिर में नहीं जा सकते, तुम लोअर कास्ट के हो तो मेरे पास नहीं बैठ सकते, तुम अपर कास्ट वाले हो। और ये भी है कि जो अपर कास्ट वाले के खिलाफ होता है ना, कि जैसे अगर आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो तुमने हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो यहाँ पे देखिए ना, ब्राह्मण्स गो बैक, ये सारे नारे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी नहीं कर सकते, नहीं ना वो कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, यानी कोई भी ये चीज़ नहीं कर सकता, ये आपके फंडामेंटल राइट में आता है। फिर अगर सेक्स की बात करता हूँ और प्लेस, यानी आप लड़के हैं, लड़की हैं, किस जगह से हैं, कहाँ से हैं, उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए वहाँ पर। हाउएवर अलाउज स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, पर यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ना, वो यहाँ पे भी तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर? सेक्स के आधार पर, कि कौन सी उसका जेंडर क्या है। लेकिन वुमेन्स के केसेस में, चिल्ड्रन के केसेस में और बैकवर्ड क्लासेस जैसे कि रिजर्वेशन हमें देखने को मिला है, तो इन केसेस में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है भेदभाव। कैसे कैसे? अब मान लीजिए कि 30% रिजर्वेशन हो गया, 50% रिजर्वेशन हो गया, कि जो SC ST OBC हैं, EWS वाले हैं, तो इनको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, और जो जनरल कैटेगरी है भाई साहब उसको नहीं मिलेगा, यानी जनरल वाले इसमें कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये भेदभाव हुआ ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव जो है डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो इसको याद करने का सिंपल सा एक फंडा है कि 5 फिंगर्स आर इक्वल ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। तो 5 फिंगर्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर 15 है, यानी 5 है, एक और 5 है, तो यहाँ ये हमारी 5 उंगलियाँ हैं। अब 5 उंगलियाँ क्या है? कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई ऐसी है, कोई मोटी है, कोई काली है, कोई गोरी है, किसी का जो है रंग अलग है, किसी का भेद है, ऐसे मतलब समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे सब हैं, अलग अलग हैं। लेकिन ये 5 उंगलियाँ हमारे लिए ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, इससे ही तो मुट्ठी बनती है, ऐसे ही हमारा देश बनता है। अब सारे लोग मिल करके, आपकी जितनी कम्युनिटी है, जितने गाँव हैं, जितने यहाँ पे ज़िले हैं, फिर आपकी जितने स्टेट्स हैं, सब मिल करके, वहाँ के लोग मिल करके ही तो अपन अपना पूरा जो है
देश बनाते हैं, राष्ट्र बनाते हैं, और अगर इनके अंदर ही एकता नहीं होगी, भाईचारा नहीं होगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इंस्टेबिलिटी आएगी, क्राइसिस होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, लोगों को खाने के लिए दिक्कतें होंगी, लोग आपस में फिर इधर उधर की चीज़ें करेंगे, मार काट मचाएंगे, तो उससे नुकसान हमें ही होने वाला है, प्रॉपर्टी का लॉस होगा। तो 5 फिंगर्स हो गई। फिर आता है आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 16 में क्या आता है, 16, यानी आर्टिकल 16 देखने को मिलेगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ तो वहाँ पे सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यानी सबको मौका दिया जाएगा। कैसे, अब जैसे पहले आपने देखा होगा कि लेडीज़ बहुत कम जाती थी, वुमेन हो गई आपकी, उनकी नौकरी अगर आप कंपेयर करेंगे अपने टाइम में देखेंगे तो हम लोगों जैसे मेरे टाइम में देखिए 24-25 साल आपकी उम्र है, 20 साल है, 28 साल है, तो आपकी मम्मी देखेंगे तो बहुत कम वर्किंग वुमेन होती है ना, रेयरली आप देखेंगे। लेकिन अब देखेंगे जो वुमेन हैं, जो आज की हमारे साथ की जो जनरेशन है, आपके साथ बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं लड़कियां, वो आईएएस बनेंगी, आईएफएस बनेंगी, पीसीएस बनेंगी ना, और सारी गवर्नमेंट जॉब्स करेंगी। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनको जो है अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, मौका दिया जा रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि तुम वुमेन हो, पहले वुमेन घर में काम करती थी, चूल्हा चौका बर्तन करती थी, गांव में होता है ना, तुमको क्या करना है, तुमको ससुराल जाके चूल्हा चौका बर्तन करना है, पर यहाँ पर इक्वलिटी उनको दी जाएगी, उनके साथ ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो यही कह रहा है कि इन टर्म ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देखिए, एक तो ऐसा डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट पब्लिक से आप ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, पर फिर भी एम्प्लॉयमेंट ही अगर आप देखेंगे तो आप कोई कंपनी ऐसा थोड़ी कह सकती है कि मैंने ये सीट निकाली हुई है और ये केवल पुरुषों के लिए है, औरतों के लिए नहीं होगी। अगर आपने सीट निकाली हो तो उसमें दोनों एलिजिबल हैं, आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हाँ, देयर सर्टेन टाइप्स ऑफ जॉब होती हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे रिसेप्शनिस्ट की जॉब है तो वहाँ कहते हैं कि फीमेल की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि वो एक जॉब की क्राइटेरिया है। मतलब अब फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती हैं। आप सामने जाएंगे, अगर आप एक लड़के हैं, लड़की हैं, तो लड़कियां होती हैं वो जल्दी कोप अप कर लेती हैं गर्ल से, लड़के भी जाते हैं तो गर्ल जल्दी उनको इन्फ्लुएंस कर लेती हैं कि सर ऐसा ये फीचर्स हैं हमारे, और उनसे ज़्यादा। अब एक चीज़ और देखेंगे ना कि लड़कियों से बदतमीज़ी भी कम होती है। अगर आप लड़के लड़के दो होते हैं कि तो ऐसा कैसे नहीं दे सकता, मुझको डिस्काउंट नहीं देगा, ये नहीं है, वो नहीं है, सर्विस बेकार है, वो बेकार है। और लड़कियों से क्या है, लड़कियों से बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती उतना। तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट वगैरह की जॉब में ऐसा हो सकता है। तो मैं आपकी कन्फ्यूज़न भी क्लियर करूँगा कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में आपको कुछ कन्फ्यूज़न जो हो रही हैं उनको भी समझते चलिए। तो ये तो एक डिमांड है आपकी जॉब की ना, वो तो अपनी प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं ऐसा कर ही नहीं सकते। लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, तो ये बात है, ठीक है। और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, यानी अब कोई ऐसी पोस्ट है जहाँ पे दोनों काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट की जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब में तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। आप अगर कलर के लिए कर रहे हैं, आप कहीं पे एसएससी है, पियोन के लिए है, तो लड़कियाँ भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहीं पे हैं, क्लर्क हैं, तो वो सब दोनों काम कर सकते हैं। आगे आइए, फिर इसमें क्या है कि 9 6 आ गया। 6 मतलब 9 से 6 जॉब करते हैं। 16, तो 16 हो गया आपका 16। 16 मतलब या तो इसको कहते हैं भोला, भोला, और भोला क्या करता है, जॉब करेगा ना, तो वहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और ना फिर आप इसको 9 to 6 जॉब कर सकते हैं, या जॉब का मौका देख बोला। 16 जॉब का मौका देखी बोला, या देख बोला, मतलब जॉब का मौका देखा कि हमें अब नौकरी का मौका मिल रहा है, तो जॉब का या नौकरी का मौका देख बोला। 16 नौकरी का मौका देख बोला। तो बस ऐसे ही याद कर लीजिए। 16 यानी 6 याद करेंगे, 9 to 6 हम जॉब करेंगे। फिर 16 के अलावा अगर हम देखेंगे तो नौकरी का मौका देख बोला। 16 नौकरी का मौका देख बोला, तो ऐसे याद हो जाएगी आपकी। और फिर आर्टिकल 17 की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो आर्टिकल 17 में आपका अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आता है, यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत है। तो इसके पीछे अगर आप एक कहानी देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपके जो मंदिर हैं पहले, वहाँ क्या होता था कि तुम जा रहे हो, नहीं, तुमको अंदर नहीं जाना है। या फिर जो है, मैं तो जब हिस्ट्री कभी कभी पढ़ता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ता हूँ ना, तो मुझे बड़ा मतलब अटपटा कैसे इंसान, मतलब सोच कैसी हो। देखिए, अब एक इंसान है जैसे जिसको हम SC/ST कम्युनिटी से कहते हैं, और गांव में बेसिकली उनको कहते हैं यार, अभी वो होता है ना कि उनको हरिजन कहते हैं, पर वो जो और वर्ड है वो कहोगे तो वो इलीगल है। सो दैट्स अ रीज़न वाई। और मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी के गांव से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ की कंडीशन
जो है पहले कैसी थी इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये है ना, तो पहले आपको पता है कि जैसे कि बहुत बड़े बड़े लैंड्स होते थे। अब लैंड्स जो है पहले किसके अंडर में थे, पहले राजाओं महाराजाओं के अंडर में थे, फिर उनको जो है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फिर बहुत सारे मतलब आपको पता है फिर भी जो है एक जमींदार होता था या फिर उसके ऊपर राजा होता था, या फिर ब्रिटिश भी आए तो उन्होंने भी दे दी कई सारे लोगों को, जो उनके फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उनको ज़मीनें दे दी गई। अब यहाँ पर फिर क्या हुआ कि जैसे भी एक आदमी है गाँव में, वो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वो नीची जात से है ना, लोअर कास्ट से। अब काम करने खेत में कौन जाता है, ये बेचारे जाते हैं, ठीक, इनकी औरतें इनके बच्चे ये सब मिल करके काम करने जाते हैं। आपकी गेहूं की फसल है, अब ये गेहूं की फसल गए वहाँ पर, इन्होंने पहले हल चलता था, बैल वेल इनके खिलाते हैं, और हरवाही होती थी गांव में। अगर आपको पता होगा हरवाही का मतलब होता है ना कि किसी के घर पे बहुत सारी गाय हैं भैंस हैं, तो उनको जो है आगे चारा वारा खिलाएंगे तो उसको हरवाही कहते हैं। फिर वो जाएंगे हर लेकर के जोतेंगे, उनको खिलाएंगे, मतलब उनका काम ही यही होता था, तुम अच्छे से बैलों वैलों को खिलाओ, गायों की सेवा करो, बैलों की सेवा करो, और उनको ले जा करके फिर जब टाइम आए जुताई का तो ले जाके फील्ड में जुताई कराओ। अब वहाँ पे जाएंगे, जुताई करेंगे, इतने दिन इन बैलों को खिलाएंगे, गायों को खिलाएंगे, गायों का दूध अभी आगे बताता हूँ ये। फिर इसके बाद ये जो है पौधे बड़े होंगे, इनकी सिंचाई करवाएंगे, यही सिंचाई भी करेंगे, यही जाएंगे उसको काटेंगे, उसको पीटेंगे, उसको ढो करके घर में लाएंगे और रखेंगे। किसके, किसी अपर कास्ट के या जमींदार के, कोई भी हो, मतलब ये इसमें। और एक जैसे यही नहीं होता कि ब्राह्मण से या क्षत्रिय, ये तो थे ही। अब इनके साथ साथ जैसे और थोड़ा कास्ट के हैं, जैसे अब OBC में, जिनको OBC में कहते हैं ना, अब यादवों के पास भी बहुत ज़्यादा ज़मीन है। अब ब्राह्मणों को देखेंगे, ब्राह्मणों के पास है, ठाकुरों के पास यानी सिंह, उनके पास भी ज़मीन हुआ करती थी। उसके बाद जो हमारे अभी आप देखेंगे ना, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लास कौन सी रही है, अगर लड़ाई उसकी बात करें, पैसे की बात करें, लड़ाई की बात छोड़ो कि फाइटिंग वगैरह की, तो यहाँ पे बिजनेस का क्लास बहुत पहले से डोमिनेंस उनका है। इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे तब भी वहाँ पे ट्रेड हुआ करता था, तो ट्रेडर्स से उनके पास भी अच्छी खासी ज़मीन होती थी। तो यहाँ ऐसा नहीं है एक हायरार्की जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया, तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किस लेवल पे हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी हर ऊपर वाला नीचे वाले को दबा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ऊपर वाले ही नीचे को दबा रहे हैं, ये OBC वाला भी नीचे SC/ST को दबा रहा है, जो SC वाला है वो नीचे ट्राइब्स को दबा रहा है, ट्राइबल को ST को दबा रहा है, जो ST वाला है वो अपने घर की औरतों को दबा रहा है। यानी हर लेवल पर हायरार्की देखेंगे तो सब ऊपर से लेकर के नीचे तक सबको दबा रहे हैं। फिर अब खास करके अगर देखेंगे तो फिर मैं इस पे था कि ये जो इंसान है ना, अब ये गया यहाँ पे, इसने काम किया, फिर घर पे ला के रखता है, तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे तुमने छू दिया, छुआछूत हो गई, अब ये मैं खाना नहीं खाऊंगा। पर ये चीज़ क्या होती है, और ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि बनाया उसने, ठीक है, गाय की तो सेवा पानी वो कर रहा है, गाय को चारा वो दे रहा है, उसके बाद आप क्या कह रहे हो कि दूध तुमने छू दिया, अब दूध नहीं पिएंगे हो, जिस प्रकृति से निकले हो उसमें जो सांस ले रहे हो, जो इनहेल कर रहे हो, जो एक्सहेल कर रहे हो, वो तो हज़ारों लोगों से आता है। अब कोई छींक मारता है तो जैसे अब पानी है फॉर एग्जांपल, अब हम क्योंकि UPSC पढ़ रहे हैं ना, तो हम इन्वायरमेंट भी पढ़ते हैं, हम सोसाइटी भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। तो अगर पानी है यानी वाटर है, तो वाटर की क्वालिटी क्या होती है कि उसके अंदर जो कुछ भी जाएगी उसके मॉलिक्यूल्स में डिसिपेट हो जाती है, उसके हर एक मॉलिक्यूल्स में चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई सांस लेता है, छींकता है, पानी की बात करो तो इसके बाद मैं एयर पे आऊँगा। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई है पानी में, मछली है, अब वहाँ पे अगर वो कुछ करती है, एक्सक्रीशन मलमूत्र का त्याग कर देती है मान लीजिए, तो वो जाके दूसरी मछलियाँ कहेंगी मैं पानी पीना छोड़ दूँगी, पीती हैं, लेकिन अब डायरेक्टली तो कोई नहीं जाके खाता। पर फिर ये बात लैंड पे आती है कि वो आदमी अगर सांस ले रहा है, वो आदमी छींक रहा है, तो वो भी तो हवा में जा रही है, वही हवा तो तुम ले रहे हो, ये बात है ना। तो अब आप ऐसा कहेंगे, पर साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि अगर आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं, आप कहीं पे वॉशरूम है, कहीं पे गंदगी है, कहीं पे नाला है, कहीं पे नाली है, वही सारे मॉलिक्यूल्स डिसिपेट होकर आपकी नाक में आ रहे हैं। लेकिन अब आप इसका ये मतलब नहीं है कहेंगे अच्छा डायरेक्टली जाके फिर जाके पी लो पानी, नाली का पानी पी लो, उसमें क्या होगा, तुम्हारे मेरे भाई मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उससे आपका फ़ायदा होगा। अभी आपको कहूँ कि मैं इन्वायरमेंट में चल रहा है क्या, बहुत ज़्यादा कार्बन हो गया, मीथेन हो गई है, CO2, NOx, SOx, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। अब मैं कहूँ कि दो जा रहे हैं, आपका जो है पॉल्यूशन हो रहा है, आप धीरे धीरे आपकी बॉडी ख़राब हो रही है, लंग्स ख़राब हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर आप ये कहेंगे कि
जाके इतना ले लो SOX NOx और इतना लेके ऐसे सूंघो, उसके बाद तो तुरंत चले जाओगे ना। तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। बात की एसेंस समझने की कोशिश किया करें। इसलिए मैं सब दोनों एंड बता देता हूँ, जो ऐसे भी होते हैं वैसे भी होते हैं। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन था अनटचेबिलिटी का, और मंदिरों में एंट्री नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती यार, मंदिर बनाए कौन? मंदिर वो लोग बनाते हैं। अब मुझे बताओ, कोई अपर कास्ट का आदमी या कोई अपर कास्ट, पहले कास्ट ठीक है, अपर कास्ट है या फिर जो पावर में है, वो अगर बनवा रहा है ठीक है, तुम बनवा रहे हो, लेकिन बना कौन रहा है? ईंट उसने डाली है, नींव उसने डाली है, फिर अनटचेबिलिटी किस बात की? तो ये आ गया ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सब इक्वलिटी देखो, एक सिविक सेंस अपने उसमें होना चाहिए। और उसी सोसाइटी का हमेशा काम रहा है दोस्तों, चाहे वो कास्ट के बेसिस पर वो अलग हुई है, और भागवत गीता में भी लिखा है कि कास्ट कर्म के आधार पर विभाजन है। आज देखेंगे तो आज क्लास है। अब कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप IAS बन जाएंगे, कल क्या कहेंगे, मैं IAS हूँ। कितने IAS होते हैं, उनका फिर दबदबा हो जाता है, अरे मैं IAS IPS हूँ। अरे तू गांव का एक छोटा सा आदमी मुझे बताएगा आई एम एन IAS ऑफिसर, आई एम एन IPS ऑफिसर? बताओ, ये क्लास हो गई ना। तो ये क्या हुआ, आपकी ईगो है, इट्स योर ईगो विच इज़ डायरेक्टली बिहेविंग एज कास्ट हैज़ ऑलरेडी बीन बिहेव्ड, ठीक है। तो जैसे कास्ट ने बिहेव किया है वैसे ही अब आपकी क्लास बिहेव कर रही है कि ये सोसाइटी बड़ी है, ये स्लम एरिया है, ये मुंबई का है, ये साउथ बॉम्बे है भाई साहब, यहाँ 50 करोड़ के फ्लैट हैं, ये स्लम है, यहाँ के लोग हैं, नाली में है, नाली है, ये है वो है, तो ऐसा रहते हैं। तो यहाँ पे क्लास आ गई, फिर डिस्क्रिमिनेशन है। तो डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं ख़त्म होगा। डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। वो क्या है? पहली चीज़, देखिए मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको किधर निकल जाता हूँ, पर कोई बात नहीं, कोई तो सुनेगा। जिसको वीडियो छोड़ के जानी है, 100 वीडियो आपको मिल जाएगी आर्टिकल 18-17 पे, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, आप पास हो जाओगे नौकरी लोगे, उसके बाद बढ़िया पावर झाड़ोगे, नहीं झाड़ोगे, अच्छा काम करोगे, चले जाओगे। बट जिसको सुनना है मेरी बात भाई, उसके लिए थम्स अप है। अब ये ख़त्म कैसे होगा? अब सोल्यूशन बताना ज़रूरी है। देखिए, ख़त्म ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लाइफ की शुरुआत करते हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें आप ऐड ऑन कर रहे हैं अपने लाइफ में। ऐड ऑन, धीरे धीरे ऐड ऑन करते जाते हैं, एक कलेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, अब आपकी उम्र मान लीजिए छोटी ही है, तो आप किसका? टॉयज़ का कलेक्शन करते हैं, यू कलेक्ट टॉयज़। लेकिन टॉयज़ का कलेक्शन करते हैं, पर कितने भी टॉयज़ आप ले लें, जब आप कहीं नई शॉप पर आप अपने माता पिता के साथ जाते हैं, पापा मम्मी के साथ जाते हैं, अंकल आंटी के साथ जाते हैं, किसी के साथ जाते हैं, भाई के साथ जाते हैं, अब यहाँ पर आपको टॉयज़ बहुत सारे दिखते हैं, तो आपका मन होता है लेने का? बिल्कुल मन होता है लेने का। क्यों? क्योंकि ये आपको नई चीज़ें चाहिए, आपको और ज़्यादा चाहिए। यानी आपके पास घर भर करके पूरे टॉयज़ हैं, और अगर आपके माँ बाप की कैपेबिलिटी है दैट दे कैन अफोर्ड, तो आपको चाहिए, और आप ले नहीं सकते मन मार करके, क्योंकि पैसे नहीं है तो बात दूसरी है, लेकिन आपको चाहिए। अगर कोई देने वाला है नया जितना आएगा आपको सब चाहिए रहता। फिर आप बड़े होते हैं, आपको बाइक्स चाहिए, कार्स चाहिए, और पैसे चाहिए, तो आप ऐड ऑन करते रहते हो। अब ये ऐड ऑन क्या होता है? ऐड ऑन ये है कि इंसान जो होता है ना, उसको इनफाइनाइट चीज़ चाहिए होता है ना। आपने सुना होगा कि कभी इंसान के पास जो चीज़ें होती हैं वो बढ़ती नहीं हैं, उसको इनफाइनाइट चीज़ें चाहिए होती हैं। पर इनफाइनाइट चीज़ लेने की हमारी कैपेबिलिटी नहीं होती। वी डोंट हैव दैट मच कैपेबिलिटी दैट वी कैन सस्टेन विद इनफाइनाइट थिंग। फॉर एग्जांपल, आप पूरी जो है एक शॉप खरीद सकते हो खिलौने की। आप शॉप खरीदने के बाद आप एक पूरा स्टेट लेवल का शॉप ले सकते हो, या फिर आप जो है पूरी दुनिया खरीद लो, इतना पैसा आ जाए। पर दुनिया खरीदने के बाद आप रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिमिटेड है। दुनिया के बाद आप चलो स्पेस खरीदने की कोशिश करोगे, अब दुनिया के बाद सोलर सिस्टम खरीद लो, गैलेक्सी खरीद लो, तो आपकी ये जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती जाएंगी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन आप ऐसे कार से जा रहे हो, आप गाड़ी से जा रहे हो, जितना आपने इकट्ठा किया है सब खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। तो यहाँ पर इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो आपकी चीज़ें होती हैं, ईगो होता है ना, वैसे प्लस 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 में होता जाता है। जैसे जैसे आप एडवांस करते जाते हैं, वैसे आपका ऐसे लेवल होता है ना, 0 से आप गेम खेलते हो, ऐसे 0% होता है, फिर 100% होता है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ अचीव कर ली तो 1% बढ़ गया, 2 चीज़ अचीव कर ली 4% और बढ़ गया, 10 चीज़ और अचीव कर ली 50% पे आ गया। तो एक ऐसा लेवल है जो कि आपका बढ़ता रहता, फिर एक दिन आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसमें चले जाते हैं, सब 0 हो जाता है, फिर 0 पे आ जाता है। तो आप कितना भी ऐड ऑन करते जाएंगे, कितना भी आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ें 0 होनी हैं। और अगर इस चीज़ की हमें जो है बात पहले ही बचपन से ही पता चलती है कि जितना मिल रहा है ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जैसे हम लोगों का एक हमेशा से डर रहता है
अब जो बच्चे हैं जो जॉब्स कर रहे हैं या फिर बीटेक वगैरह करे हुए हैं, कॉर्पोरेट में जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं या जॉब पाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनका चल रहा है एआई वगैरह आ गया है, बोल रहे हैं जॉब्स नहीं है। अब जॉब नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होगा तो बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होगी, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होगी, हो सकता है और कम पैसे हों तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, फूड की शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, फूड की शॉर्टेज अगर उनके पास हो जाएगी तो वो खाने के लिए भूखे मर जाएंगे, जो कि बहुत रेयर फिनोमिना है, बट आई एम एज्यूमिंग इस एट एक्सट्रीम लेवल। तो भूखे मर जाएंगे। अब भूखे मरेंगे, ठीक है, आज मर गए भूखे, लेकिन इधर आपके पास एआई नहीं आया, आपने एआई सीख लिया, आपने करोड़ों रुपए कमा लिया, आपने एआई की कंपनी ही लॉन्च कर दी, आपके पास बहुत है, आप खा खा करके आपको डायबिटीज़ हो गई, आपको कोई और बीमारी हो गई, शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसके बाद हार्ट अटैक आ गया, आप खा खा के मर गए। मरे आप ना, एक भूखे भूखे मर रहा है, एक खा खा के मर रहा है, ठीक है। और आपने बहुत हेल्दी डाइट ली। अब अगर जितने भी साल के होंगे आप बताइए, आपको क्या याद है कि आपने लाइफ में कितने साल स्पेंड किए हैं? आपको याद है? आपको लगता है कि यार इतने साल बीत गए, मैं इतना बड़ा हो गया? नहीं। तो आप हज़ारों साल रह लेंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। मतलब एक होता है ना कि अपनी लाइफ का जो एक एंड रिजल्ट होता है, लाइफ मतलब वो ज़ीरो ही होती है, उसका कोई ना कोई उसका रीज़न है ना कोई एम है, बस एक निम्नतम होता है, निम्नतम, और एक उच्चतम होता है। अब निम्नतम और उच्चतम में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीज़ चूज़ करते हो या बुरी चीज़ चूज़ करते हो। जिसको निम्नतम जो चूज़ करता है उसको राक्षस कहते हैं हमारे वेदों में, और जो उच्चतम चूज़ करता है उसको क्या कहते हैं कि देवता है, देव पुरुष है। तो यही चीज़ होती है, आपके हाथ में दोनों है, आप दोनों करोगे। आप अगर बहुत बुरा करते हो, एकदम वर्स से वर्स कंडीशन किसी के लिए करते हो, क्या करोगे? उसकी मौत करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो मर जाएगा, एक्सप्लॉइट करोगे उसको, उसके बाद टॉर्चर करोगे, किसी दिन वो प्राण त्यागेगा, मरेगा। आप अगर किसी के साथ बहुत अच्छा करोगे वो भी मरेगा। अब दुनिया के साथ बहुत अच्छा करोगे, एक दिन ऐसे आएगा वो दुनिया ख़त्म होगी। फिर अब दुनिया के साथ बहुत बुरा करोगे फिर भी वो दुनिया ख़त्म होगी। दुनिया को ख़त्म होना है, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। तो यहाँ पर चीज़ ये होती है ना कि आप चूज़ कौन सा रास्ता कर रहे हो। बेकार करोगे फिर भी कुछ नहीं जाएगा, अच्छा करोगे फिर भी कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पर इसमें फिर आ जाता है, बेकार करोगे तो आपको जो लाइफ टाइम मिली है, ये मैंने अपने ज्योग्राफी वाले में पढ़ा था, जो हम लोग एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं पूरे इन्वायरमेंट का। तो वो इन्वायरमेंट क्या है? वो इन्वायरमेंट है कि हमें एक ऐसी कंडीशन मिली हुई है जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक। ये अर्थ है, यहाँ पहले कोई डायनासोर रहते थे, कोई और प्रजाति रहती थी, आग का गोला था, पानी थी, क्या था, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मार्स को कोई फ़र्क पड़ता है कि उस पर लाइफ है या नहीं है? उसका जो काम है, उसका जब तक का काम है, जब तक फ्यूल है चलता रहेगा, बाद में ब्लैक होल बन जाएगा कौन जानता है, बाद कोई एस्टेरॉयड आके टकरा जाए कौन जानता है। तो उसमें जो उसकी फेनोमेना है वो ऐसे इनफाइनाइट है, इधर अस्त व्यस्त है, वो एक ऐसा फॉलो कर रहा है अपना, जब तक उसको उसके पास फ्यूल है, जिस एक स्ट्रक्चर में एक फंक्शन में बांध दिया गया है, वो काम कर रहा है। आपका हार्ट है जैसे, अब ये काम कर रहा है, इसको बता दिया है तुम्हें क्या ऐसे ऐसे करना है, धीरे धीरे तुम्हारे टिश्यूज़ कमज़ोर होने लगेंगी, तुम भी कमज़ोर होने लगोगे, डिग्रेड होने लगोगे, धीरे 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 तुम्हें बैठ जाना है, फ्यूल ख़त्म, तुम जाओ। ऐसे ही अर्थ है। तो हम जो है अपनी इन्वायरमेंट को बेकार कर रहे हैं, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बेकार कर दोगे सब एक्सप्लॉइट हो जाएगा, हवा में सांस लेने के लिए कुछ नहीं होगा, NOx SOx ये सारी चीज़ें, मीथेन वीथेन फैल जाएगी, आप सांस लेके मर जाओगे, सारे मर जाओगे, या ग्लोबल वार्मिंग होगी, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, टॉर्नेडो तूफान आने लगेंगे, कोरल ब्लीचिंग हो ही रही है, और अच्छी वेजिटेशन नहीं होगी, सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो पर ये इससे नुकसान किसका है? इससे नुकसान हमारा ही है, इस इन्वायरमेंट का है, इसमें धरती का कुछ नहीं जाता, किसी का कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, अगर निम्नतम करोगे तो जल्दी मरोगे, उच्चतम करोगे तो आपकी 10-20 जनरेशन और रह लेगी, और वो थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे, देख लेंगे दुनिया ना। तो ये बात होती है अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी से हम कहाँ कहाँ पहुँच गए भाई साहब? 24 मिनट पहुँच गए भाई साहब, क्या बात है, बहुत दूर आ गए हम। लेकिन अच्छी चीज़ बता रहा हूँ ना, तो जो भाग जाएंगे फिर वो याद नहीं कर पाएंगे, अच्छी बात है, वो शॉर्ट देखेंगे वो। पर इसके साथ मैं ये सोचता हूँ ना कि आई एम नॉट एजुकेशन मैंने कहा ना कि एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग बट ब्रिंगिंग द पाथ ऑफ सेल्फ लर्निंग, कि आप चीज़ें समझिए, चीज़ें कोशिश करें। हो सकता है कि मेरे कुछ ऐसी बातों में आपके कुछ जवाब आपको मिल जाएं, आपके डिप्रेशन हैं वो सही हो जाएं। तो ये चीज़ें होती हैं ना कि हो सकता है ऐसी कोई कंडीशंस हो, तो लाइटली लेना और चीज़ों को ऐसे। इसके ऊपर मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, आप कमेंट करिएगा। तो
होता है जब आप फील करोगे, फिर डिप्रेशन है, कुछ है, चीज़ें परेशान कर रही हैं, तो उससे आप आउट निकल सकते हैं बाहर। फिर आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 17 आता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए अनटचेबिलिटी पनिशेबल है, और 17 मतलब अनटचेबिलिटी को खतरा, ठीक है। या फिर 7 सुर होते हैं। अब 7 सुरों में कोई भेदभाव नहीं होता, 7 सुर हैं, आपको पता है वो सातों एक दूसरे के पूरक हैं, उनके बिना एक दूसरे के बिना वो हो ही नहीं सकते, तो ये सब बराबर हैं। वैसे हर कास्ट सेम है यहाँ पे, ऐसे हर कास्ट है और हर लोग सेम है, तो कोई अनटचेबल नहीं, किसी के बीच छुआछूत नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 18 की बात करता हूँ, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब टाइटल्स का मतलब है कि आप ऐसे नहीं लगा सूबेदार हूँ मैं, और सूबेदार इन द सेंस नॉट ऑफ आर्मी, क्योंकि वो आर्मी वाले लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए कन्फर्ड बाय स्टेट, यानी जो स्टेट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है कि डॉक्टरेट की डिग्री आपके पास है, अपने एकेडमिक, देखिए एकेडमिक डिस्टिंक्शन है आपकी, मिलिट्री है, आप कैप्टन है, लेफ्टिनेंट है, तो यहाँ पे स्टेट ने आपको दिया है, ठीक है। अब ये देखिए ट्रिक 18, अब अबॉलिशन मतलब 18, 18 से टाइटल छीने तुम्हारा, 18 टाइटल छीने तुम्हारा, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स हो गया, 18 टाइटल छीने तुम्हारा, 18, ठीक। आगे आइए, फिर राइट टू फ्रीडम आती है, 19 से 20 तक देखने को मिलेगी। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 फ्रीडम फॉर सिटीजन्स ओनली, तो यहाँ पे 6 फ्रीडम्स हमें देखने को मिलेंगी, किसके लिए, सिटीजन्स के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप जैसे मैंने आपसे बोला ना, जो चीज़ें मैंने बोली, मेरे मन में जो थी, इतनी देर मैंने बकवास करी, आप किसी को लगता है बकवास कर रहा है यार, ये कोई बात नहीं, तो जो चीज़ें मैंने बोली अब आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, बकवास लगे ठीक लगे, पर ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जब तक कि मैं किसी और यहाँ हेटरेड नहीं फैला रहा हूँ, मैं कोई किसी के बारे में ऐसी चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ जो कि गलत हूँ, या फिर वो किसी की भावनाओं को ठेस के पहुँचा रही, किसी की भावनाओं को आहत पहुँचा रही है, आहत कर रही है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप बोल सकते हैं, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जब तक किसी और को आहत ना करे वो। आगे आइए, तो यहाँ पर देखिए 6 हैं, 6 फ्रीडम इसके अंदर कौन कौन सी, एक मैंने बताया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर आता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, असेंबल आप करें एक जगह, आप डेमोक्रेसी है, आपकी कुछ मांगे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा ग्रुप कंसर्ट वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आइए आप प्रोटेस्ट वगैरह कीजिए, आप कंसर्ट कीजिए पीसफुली, आराम से आइए, एंजॉय कीजिए और जाइए। फिर यहाँ पे फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन, आप अपना एक संघ बना सकते हैं, आप सब लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि अभी अगर मैं बताऊँ कि आप एक एनजीओ बना सकते हैं। अब एनजीओ में बना करके आप जा सकते हैं, गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है उनको, और यूपी बिहार में और जो कई पिछड़े हुए एरियाज़ हैं, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ पे ये इंटॉक्सिकेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा, और ये बच्चे उसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं, स्कूल में उनकी जो अटेंडेंस है वो कम क्यों हो रही है, तो ऐसे आप एसोसिएशंस या एनजीओज बना सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और यहाँ से अगर आप यूपी में रहते हैं मेरे जैसे, अब यूपी से आप दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली की पुलिस रोक लिए, भैया कहाँ हो, अपना स्टेट छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा भारत देश हमारा है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आप वेस्ट बंगाल में जाइए, आप कहीं भी जाइए, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अब एक चीज़ और है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और ना केवल आप घूम सकते हैं। अब आप यहाँ से निकले यूपी से, बोले भैया हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, बहुत अच्छा लगा। अब नॉर्थ ईस्ट में आप पहुँचे, देखिए तो यार वहाँ पर बहुत बढ़िया लग गया, बोले यहीं अब रुक जाना है हमको, तो एक छोटी सी नौकरी आपने देख ली, या फिर आपने देखा कि मैगी बहुत चल रही है ना पहाड़ों पे, आप जाते हैं, कहते हैं एक मैगी की दुकान खोलूँगा, ठीक है, एक छोटी सी ज़मीन पे आप ऐसे सड़क के किनारे कहीं मैगी की दुकान खोल ली, अपनी मैगी की दुकान चल गई। अब आपको पास थोड़े पैसे आए, 10 बाई 10 की एक जगह खरीद ली, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, वहाँ पे जाइए, आराम से सेटल हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ रिसाइड, लेकिन यहाँ पर एक ट्राइबल एरियाज़ होते हैं ना, इसमें रिस्ट्रिक्शन भी है कि आप कोई ट्राइबल एरिया है जहाँ पे उनके कल्चर का प्रोटेक्शन करना है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे, अब कैसे जैसे कोई सेंचुरी है, अब कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, वाइल्ड लाइफ एरिया है, आपकी लाइफ के लिए नहीं अच्छा है, प्लस वहाँ के जो जानवर हैं जिनको प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है, वैसे भी हमने जंगल वंगल तो सारे उखाड़ दिए हैं। फिर या कोई ट्राइब्स है, अब जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी आप लोगों ने देखा होगा, निकोबार आइलैंड के पास एक सेंटेलिन, ठीक है, ये सेंटिनल आइलैंड है, और यहाँ पर अभी एक आदमी गया हुआ था, तो जो कि कोक लेके गया और वो दे के आया नारियल, तो उसको फिर अरेस्ट कर लिया गया कि आप वहाँ पर क्यों गए।
तो सेंटिनल आइलैंड पे आप जा नहीं सकते। तो ऐसा होता है ना कि प्रोटेक्ट किया गया है वो टेरिटरी। अब आता तो हमारे इंडिया में ही है, यानी इंडियन जाके कोई भी रह सकता है, लेकिन वहाँ पे प्रोटेक्शन है, उनका कल्चर बचा रहे, वो बचे रहे। और बहुत सारे लोगों जो हैं वहीं वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं सालों से रह रहे हैं। तो दैट्स द रीज़न वाई वहाँ क्या है कि अगर आप जाएंगे तो किसी भी प्रकार की आपको डिसीज़ है वहाँ पर लेके जा सकते हैं आप ना, आपसे कांटेक्ट होगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ दे सकते हैं जिससे उनको बीमारी पकड़ ले। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप, मैंने कहा ना कि दुकान खोल के बैठना है, दुकान खोलिए आपको, या कुछ और करना है और कर लीजिए, आप ट्रेड कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए। अब इसको क्या है, 9 मतलब फाइन स्पीच। अब देखिए 19 से 9 याद कर सकते हैं, और 9 से मतलब फाइन, 9 फाइन क्या मतलब अच्छी चीज़ें आप बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऊपर वाला ही ज़्यादा काउंट होता है, तो ये हो गया। या फिर 19 यानी उन्नत के लिए बोलो प्लीज़, 19 यानी उन्नत, यानी अच्छी चीज़ें बोलो जिससे लोगों का फ़ायदा हो, कचरा मत बोलो। और कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जिससे लोग डिप्रेशन में ना जाएं और उनके पास कुछ एथिक्स आए, कुछ सेंस आए, मोरालिटी आए, ये सारी चीज़ें बोलो, अच्छी चीज़, ठीक है। आर्टिकल 20 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन किसके रिस्पेक्ट में है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अब जैसे कि अब मान लीजिए कोई आया पुलिस, ठीक है, अब पुलिस आई बोली भैया तुमने ये काम किया है। अब इसकी एक कहानी बताता हूँ मैं, दरअसल ये इंसिडेंट मेरे एक फ्रेंड के साथ ही हुआ, उसका भाई था, तो वो गांव में ही बाइक लेकर के मार्केट गया हुआ था। बाइक लेके जब वो मार्केट गया ना, तो 2 पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, बस ऐसे ही पकड़ लिया, लेके गए। अब लेके गए वहाँ पे, फिर जो है थाने में एक सीसीटीवी, कहीं पे कोई वारदात हो गई थी तो उसका चेहरा नहीं आदमी को दिख रहा था, तो उनके ऊपर शक हुआ कि यही हो सकता है। अब उसको बार बार चला रहे हैं, उसको चला रहे हैं, इसको चला रहे हैं, उसको चला रहे हैं, सीसीटीवी से चेक कर रहे हैं। तो भाई उसको रखा घर वालों को, फिर पता चला कि देखे आसपास वालों ने, तो पुलिस लेके चली गई है। फिर गए वहाँ पे, देखा गया, अच्छी तरीके से छानबीन हुई, तो घर वालों ने बोला कि नहीं हम जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे, आप इसको छोड़ क्यों नहीं रहे हैं। तो फिर जो है बोले नहीं अभी इसके ऊपर जो है हमें शक है, तो बोले शक है तो आप अच्छे से तरीके से देखिए। फिर वहाँ पे एसपी सर के पास गए, सब लोग पहुँचे और फिर उनको जो है इस वारदात के बारे में जानकारी दी गई। तो फिर एसपी साहब का इंटरवेंशन हुआ, तो उसमें फिर उसको छोड़ा गया, पता करके कि मतलब ये वो आदमी नहीं है। लेकिन उसको ले जाकर के से बार बार चला रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तूने किया है। वो कह रहा है नहीं किया मैंने। तो ये होता है, इंट्रोगेशन उसका चल रहा है, इंट्रोगेशन उसका ख़तरनाक तरीके से चला रहे थे। तो यही होता है कि आपको कन्विक्ट नहीं कर सकते। अब आपके पास ये अधिकार है, आप उसमें कोर्ट में भी जा सकते हैं, भैया मैंने कुछ किया नहीं, तो तुम आके ऐसे कैसे मुझको पकड़ रहे हो, और ये तुम्हारा काम है कि प्रूव करो कि मैंने किया, मेरा चेहरा दिख नहीं रहा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको ऐसे पुलिस नहीं पकड़ सकती है। आर्टिकल 20 है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। नो, और एक चीज़ और है यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, देखिए डबल, और ये क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब आपने जो है अब आज एक काम कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 1965 में अब आपके दादाजी थे। अब दादाजी बढ़िया से कहीं गए और किसी जगह खड़े होकर के कोई ऐसा काम कर दिया, जैसे मान लीजिए कि बीड़ी उड़ी पीते थे ना पहले वाले, अब नो स्मोकिंग। कुछ अच्छा काम क्या बताऊँ जिसमें सज़ा हो सकती है। हाँ, कहीं गए खड़े होकर के, अब वहाँ 2 पेड़ थे तो उनको बड़ी गुस्सा लग गई, ऐसे पेड़ भी नहीं काटने चाहिए। गलत चीज़ों का एग्जाम्पल मैं दे ही नहीं सकता। तो कुछ ऐसा काम कर दिया, वो खड़े हुए थे और ऐसे कर दिया और आसमान में देखे, चिल्ला दिए, बोले आसमान मैं तुमको एक दिन गंदा कर दूंगा, मैं तुम में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूंगा, ठीक है, अपनी बुलेट खरीदूंगा और उस बुलेट से इतना धुआं मारूंगा कि तुम गंदे हो जाओगे, ठीक है। अब वो खड़े हो गए थे, फिर ऐसे हाँ बोले, बढ़िया से चिल्लाए एकदम अच्छे से, फिर घर चले आए। 1965 की बात है। फिर आज 2024 में वो चीज़ वो जो है पता चल गई। एक बहुत पुराने पत्रकार थे, पुराना वाला कैमरा 64 में चलता था, अब उससे कोई वीडियो बना रहा था, उनकी वीडियो बन गई और आज वायरल हो गई। वो चिल्ला रहे हैं कि तुम इतना कार्बन छोड़ूंगा तो तुम काले हो जाओगे। तो कहेंगे यही है वो इंसान जो पोल्यूशन फैला। वैसे भी अभी तो कोई ऐसे रेगुलेशन है नहीं कि आप बाइक लेके पोल्यूशन फैला दोगे तो आपको जेल हो जाएगी, पर ऐसा हो, मान लीजिए कि बाइक बैन हो गई है, अब जैसे कि दिल्ली में आ रहा है कि 2 व्हीलर्स बैन हो जाएंगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगी, तो ऐसे हो गया कि यही इंसान है, देखिए कार्बन फैला रहा है। तो आज अगर सज़ा है कि 2 साल की सज़ा, अगर तुम जो है बाइक लेकर के निकले और यहाँ पर गंदगी फैलाया तुमने, तो उस समय बेचारे वो करके गए थे। अब उस समय तो ऐसा कोई लॉ नहीं था, तो जिसकी वजह से अब क्या होगा, नो एक्स
पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी अब जब था ही नहीं, आज बना है ये 2024 चल रहा है, 1 साल पहले 2023 में बना था ये लॉ। आज अगर वो यही काम करते तो उनको सज़ा मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने 65 में किया तो उनको आज सज़ा थोड़ी मिलेगी। वो हो गया जो हो गया। फिर डबल जियोपार्डी हो गया। अब डबल जियोपार्डी में एक आपको पिक्चर याद होगी, एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, हाँ शहंशाह पिक्चर है ना, शहंशाह थी, शहंशाह या ऐसी कोई पिक्चर थी। उसमें क्या होता है कि अमिताभ बच्चन मारते हैं एक आदमी को और फिर उनको जेल हो जाती है, लेकिन वो उसको मारे नहीं रहते, उसका फेक जो है मर्डर हुआ रहता है, उनको जेल हो जाती है। फिर अंत में जो है आकर के उसको मार देते हैं, कहते हैं आप जज साहब यही है वो इंसान, उसके जज के सामने ही मारते हैं, कहते हैं जज साहब देखिए यही वो इंसान है जिसके लिए मैंने इतने साल जेल में बिताए हैं, जेल में सज़ा काटी है, तो आप मुझे दोबारा से सज़ा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अगर आपने सज़ा दी कि मैंने इसको मारा था और मैं इतने दिन जेल में था, अब आप ऐसा नहीं कर सकते तुमने दोबारा इसको मारा, दोबारा सज़ा नहीं, जो एक बार सज़ा हमको मिल गई उसके लिए दोबारा सज़ा नहीं होगी। फिर सेल्फ इंक्रीमिनेशन, ठीक है, अब यहाँ पर आप सेल्फ इंक्रीमिनेशन नहीं कर सकते, खुद से आप आत्महत्या वगैरह नहीं कर सकते भाई साहब, ठीक है। अब आर्टिकल 20 में क्या है, जेल की घंटी, आर्टिकल 20 और जेल की घंटी, जेल मतलब कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, दोबारा नहीं बजेगी जेल की घंटी। आर्टिकल 20 जेल की घंटी दोबारा नहीं बजेगी, यानी आर्टिकल 20 दोबारा नहीं बजेगी जेल की घंटी, आर्टिकल 20। अब आपके लिए अगर एक बार जेल की घंटी बज गई किसी के लिए तो नो डबल जियोपार्डी, यहाँ पे डबल जियोपार्डी नहीं होगी और आपका कन्विक्शन नहीं होगा, जो कि मैंने आपसे बताया। फिर 21 आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आपके लाइफ की प्रोटेक्शन है और आपकी पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी क्या होता है, अब लिबर्टी को एक ऐसे लेमन टर्म में समझिए कि लिबर्टी है आपका, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आप क्या डिसीजंस ले रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इसके ऊपर किसी का कोई हक नहीं है। आप जो मर्जी, आप घर पे बैठे हैं, आज मेरी मर्जी है मैं घर पे वेला बैठा हूँ, मन नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो किसी का क्या जाता है, आपको कोई कहेगा नहीं नहीं पढ़ पढ़ तुझको मारूंगा, पढ़, मारेगा तो ऑफेंस हो जाएगा, किसी का काम नहीं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए दोस्तों, अगर आज हम एक चीज़ अगर देखेंगे तो रिलेशनशिप के ऊपर की बात करता हूँ मैं आपसे, क्योंकि आप तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हियर यू आर अपने 20s में हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ना मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई और जॉब वगैरह बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। तो रिलेशनशिप का दोस्तों पैटर्न हो रहा है चेंज। और एक चीज़ मैं हमेशा से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे हर जगह एक मेल और वर्सेस फीमेल का ट्रेंड चल गया है। और यहाँ पे हो क्या रहा है ना, वोमन वाली रील जो है हमेशा वायरल हो रहे हैं, और एक बेवफा की दुनिया हो रही है, बेवफा वाली दुनिया चल रही है, जिस पे लड़कियां लड़कों को ब्लेम कर रही हैं और लड़के लड़कियों को ब्लेम कर रहे हैं। पहली बात तो ये चीज़ का मैंने सोचा इसके बारे में सोसाइटी में, क्योंकि आपको पता है कि सारे सब्जेक्ट होते हैं हमारे में, और मुझे जैसे कोई प्रॉब्लम मिलती है तो मैं उसको अपने एंड से सोचने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगा क्या कि यहाँ पे कुछ चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले रिलेशनशिप का प्रॉपर हमें एक एसेंस समझना चाहिए। क्या कि देखिए, जैसे आपकी लाइफ में कोई इंसान है, ये ए पर्सन है, अब किस टाइप के इंसान से आपको क्या सा संबंध रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे एक मेंटल होता है, एक आपका इमोशनल माइंड होता है, एक मेंटल माइंड। एक इमोशनल होता है, आप इमोशनली फील करते हैं, एक आपका इंटेलिजेंस होता है, मेंटली आप फील करते हैं, जिसको कहते हैं बुद्धि से और विवेक से काम लेना, और एक होता है कि आपका इमोशन, भावनाओं में बह करके आपने चीज़ें ले ली। लेकिन जो आपकी इमोशंस होते हैं ना, दैट आर टेम्परेरी। इमोशंस आपके टेम्परेरी हैं, और आपका जो माइंड है, आपकी जो बुद्धि है, वो आपके साथ हमेशा रहेगी। इसमें एडिशंस आपके होते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी जो बुद्धि है वो बड़ी होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, आपको चीज़ें और क्लियर समझ में आने लगेंगी, और आप ये देखने लगेंगे कि मुझे क्या चीज़ सही लगती है, क्या चीज़ गलत लगती है, क्या सही क्वालिटीज़ हैं, क्या मेरे लिए है नहीं, या है या नहीं है। और माइंड और इमोशन आपके एक्सटर्नल कंडीशनिंग पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप गांव में रह रहे हैं या रह रही हैं, आपको किसी टाइप की लड़की पसंद है, और ये बड़ी अच्छी है, ये बड़ी वो है, अच्छी है, ऐसी होती है। अब आप शहर में चले जाते हैं, शहर में किसी और टाइप का इंसान आपको पसंद आने लगता है, अरे यार इसमें क्लास है, ये इसमें पैसा है, इसमें ये चीज़ है, वो चीज़ है। अब एक्सटर्नल आपकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, आपको फ्लैट लेना है, गाड़ी लेनी है, फिर उस हिसाब से आप सोच रहे हैं कि इसमें मेरा फ़ायदा क्या है, मेरे अंदर की चीज़ें क्या है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो एक कंडीशनिंग आपको बचपन से करनी पड़ती है, बचपन से आप समझ नहीं सकते उसको। तो यहाँ पर रिलेशनशिप की जैसे एसेंस चेंज हो रहा है ना, अब इसमें हम कर यही सकते हैं कि ये एक पहले इसको साइड लाइन करो जो आपका है कि ये लॉयल, लेकिन एक
यहाँ पे लॉयल्टी की जो बात आती है ना कि ये इसने चीट कर दिया, उसने चीट कर दिया, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट कैसे होती हैं? ये होती हैं कि जब कोई एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। वही मैंने ईगो की बात की ना कि एडिशन पे एडिशन करते जा रहे हैं, सब एडिशन पे एडिशन करते जा रहे हैं, एडिशन पे एडिशन करते जा रहे हैं। पर ये एडिशन कितने करोगे आप? 1 बनाओगे, 2 बनाओगे, 4 बनाओगे, 10 बनाओगे, आपका कभी भी पेट नहीं भरेगा। अगर आप किसी भी रैकेट को देखेंगे जो कि ऐसे स्कैंडल्स चल रहे हैं उसमें देखेंगे, या फिर कोई अगर आप देखेंगे जो सीरियल रेपिस्ट हैं, वो रेप्स कर रहे हैं सीरियल, अब उनको 1 2 3 4 5 उनके लिए कुछ नहीं है भैया, उनको आप छोड़ दो, खुले सांड होते हैं ना, ऐसे हैं। आप कोई क्राइम करने जाओगे, आप 1 रुपये चुराओगे, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 करोड़, यानी किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती, इनफाइनाइट चीज़ें होती हैं और आप फाइनाइट हैं। तो पहले आप एक ऐसे बंद करिए अपने आप को। अरे मिल जाएगा तो क्या होगा, सब छिन जाएगा। ये एक सिर्फ कंटेंट चीज़ें होनी चाहिए ना, ठीक है। और गीता में भी है ना कि तू क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, तो यही बात होती है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि आप किसके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, पहले से आपको पता होना चाहिए वो आदमी आपके लायक है या नहीं है। क्योंकि बचपन से अगर बच्चों को एजुकेशन ये दी जाए रिलेशनशिप के ऊपर कि देखो बेटा आप घर से बाहर जा रही हो या घर से बाहर जा रहे हो तो किस प्रकार के लोग से दूर रहना है। अब आपके क्लास में आपके साथ कोई है, आपको लड़का अच्छा लगता है, हाँ ठीक है, या पढ़ने में भी अच्छा है और बिहेव भी इसका अच्छा है और वो अच्छी खासी चीज़ें करता है, मतलब पढ़ाई लिखाई और जो जो अच्छी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स में बढ़िया है, सिंगिंग बढ़िया है, कुछ उसके पास स्किल्स हैं, बढ़िया स्किल्स हैं, देखना तो ऐसे होता है ना कि चेहरे से फ़र्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा, बिहेव बढ़िया से करता है, वेल बिहेव्ड है। और एक इंसान वहीं आपको दिखा रहे भैया भाई साहब वो ऐसे बाइक लेके बढ़िया सा बाल सेट करके छपरियों की तरह टहल रहा है, दिन रात देख रहे हैं आप, तो चक्कर ही काट रहा है आपके पीछे पीछे। तो आप ये सोचो ना कि वहाँ पर वो लड़का जो एक है जो कि बढ़िया से अपनी काम कर रहा है, तुमको भी टाइम दे रहा है, तुमसे भी बात कर रहा है, वो तुम्हारे लिए बेटर है, या फिर जो सिर्फ ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे चक्कर में पता नहीं कितने के चक्कर में टहल रहा है बाइक लेके, वो अच्छा है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करती हैं, फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो रिलेशनशिप में हमेशा एक चीज़ ये होनी चाहिए कि अगर जैसे तुम हो और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑप्शन सबके पास हज़ारों ऑप्शन है, तो हमेशा ये मान के चलना है कि देयर आर मेनी बेटर ऑप्शंस फॉर यू और देयर आर मेनी बेटर ऑप्शंस फॉर एनीवन एल्स। और कोई अगर देखने में आजकल तो दिखती है जो बिकता है, कोई देखने में ठीक ठाक है, पर्सनालिटी बढ़िया है, पैसा किसी के पास है, तो आप समझिए उसके पास बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो यहाँ पर इनके पास लॉट ऑफ एक्सेस है और उसके पास लॉट ऑफ एक्सेस है। अब हो सकता है आप में कुछ चीज़ें कम हो 10-20% और इसको वो 10-20% कहीं और चाहिए होती है, तो ये उधर फ्लैट कर जाता है। तो आपको हमेशा किसी भी रिलेशनशिप में रिलेशनशिप को ऐसा रखना है कि ये इंसान अगर आपको छोड़ के जाना चाहता है तो ये फ्री है। क्योंकि प्रेम जो होता है, असली प्रेम आपने पढ़ा होगा कि अगर आप वेदांत देखेंगे और गीता वगैरह पढ़ेंगे, श्री कृष्ण और राधिका की हम बात करते हैं हमेशा, तो उनके भी प्रेम को देखेंगे, तो प्रेम चीज़ ये होती है कि अगर इसको कुछ चाहिए और ये कह रहा है सामने वाला कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो उसको लेट हर गो, उसको जाने दो, ठीक है। उसकी पर्सनल लिबर्टी जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, और उसकी जो लाइफ है, उसको अपनी लाइफ में कुछ और चाहिए तो उसको जाने दो, लीव हर। और सेम चीज़ कि अगर आपको किसी का 10-20% नहीं अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज़ परफेक्ट। लेकिन फिर भी इन केस यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप सामने वाले से कहो कि देखो यार ऐसी बातें हैं, मैं इसके साथ, मुझे ये चीज़ उसमें पसंद है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, आर यू रेडी? क्या आप इस बात से सहमत हैं? डू यू एक्सेप्ट आवर रिलेशनशिप कि मेरा इसके साथ रिलेशनशिप है, तुम्हारे साथ भी रिलेशनशिप है। फिर हो सकता है ये भी कहे कि मैं देखो पॉलीगैमी पे जा रहे हैं, पॉलीगैमी पे आप जाओगे या ना जाओगे ये चीज़ें हमेशा से प्रिविलेंट थी। इट इज़ इन योर जीन्स, इट इज़ इन योर माइंड, और ये पॉलीगैमी है। तो सोसाइटी बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। सोसाइटी अगर आप देखेंगे तो वो आपकी कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी धारणा क्या रही है, आपके कल्चर क्या रहे हैं। अब जैसे हमारे में क्या था, पहले कल्चर है कि जिससे शादी हो गई, मम्मी पापा हैं आपकी, शादी हो गई, एक साथ रहेंगे हमेशा से। लेकिन अब देखेंगे तो शादियां क्या होती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, कोई ड्रम में मार के फेंक दिया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे एक लाइन होती है, एक लाइन आपको समझना पड़ेगा कि आपको अगर चीज़ नहीं पसंद है तो एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने से, कि उसके पास पैसा है लेकिन ये मुझे प्यार बहुत करता है यार, और पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, तो देखो पैसा आप कमा सकते हो या प्यार आपको वो मिल रहा है, हो सकता है कि वो आपको प्यार करे, आप उससे बात करो,
पर यहाँ पे आपको बस एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ रिलेशनशिप में मुझे एक चीज़ लगती है कि आपको एक ही चीज़ करना है कि सामने वाले को आप धोखे में मत रखो, उसको ये चीज़ बता दो कि भाई देखो ये मेरी ज़रूरतें हैं आपसे नहीं पूरी हो रही हैं, लेट हर गो। और ये इसको भी चाहिए कि हाँ लेट हर गो, अब ये सुंदर है यार, इतनी अच्छी लड़की मुझको मिलेगी नहीं, है बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं होगा भाई। सब चीज़ें हैं वो, अगर आज उसको आप हासिल कर लोगे तो कल मान लीजिए उसको बीमारी हो गई, कोई इम्यूनो कैंसर हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, वो रास्ते में जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गई, तो आप रख नहीं सकते किसी को आप पकड़ नहीं सकते। जब तक आपका लाइफ है, जब तक एक संयोग है, एक जीवन एक संयोग होता है, तो जब तक वो संयोग है तब तक वो आपके साथ रहेगा। अगर उसको अलग होना है तो किसी लड़के के साथ जा कर के अलग होगी, या फिर उसको भगवान मौत दे देंगे, आपसे अलग कर देंगे, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन आ जाएगी। तो ये चीज़ होती है। आप किसी को अपनी लाइफ का तो भरोसा ही नहीं है, तुमको है अपनी लाइफ का भरोसा कि कब रहोगे कब नहीं रहोगे, तो दूसरे की लाइफ का भरोसा कैसे ले लोगे कि ये रहेगी वो नहीं रहेगा। तो सबकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21 है, राइट टू प्राइवेसी है। यहाँ पे लाइफ और लिबर्टी को ध्यान में रखिए, अपनी भी लाइफ लिबर्टी को ध्यान में रखिए, अपनी लाइफ को ध्यान में रखिए, उसकी भी लाइफ और लिबर्टी को ध्यान में रखिए। आपको कुछ चीज़ पसंद है, मुझे यार ऐसा नहीं है, ऐसा अब मैं नहीं रह पाऊँगा यार, चलो ठीक है, अपार्ट योर वे। और आपको कोई अगर चीट करके जा रहा है, आपको धोखा दे के जा रहा है, आप अगर इस फेज़ में हैं तो अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर वो मिल भी जाता ना, वो मिल भी जाता फिर भी वो छिन जाता किसी दिन। अगर उसको आपकी लाइफ से जाना ही होता तो उसकी मौत हो जाती। मैं एक ऐसी कहानी बताता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और उनकी जो है लव मैरिज होती है, ठीक है। उन बेचारे की लव मैरिज होती है, दोनों के बीच ऐसी कोई बात नहीं है लॉयल्टी वगैरह वाली, वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप उनका चला। तो फिर उसमें क्या होता है कि ना, उनकी जो वाइफ है उनको एक बेबी था, और बेबी था, मिस कैरेज हुआ उनका, और उनका बच्चा भी ख़त्म हो गया, उनकी वाइफ भी ख़त्म हो गई, दोनों ख़त्म हो गए। अब वो बताओ उसमें लड़की की क्या गलती थी, और या फिर मेरे भाई की क्या गलती थी, उस मित्र की मेरे क्या गलती थी? किसी की कोई गलती नहीं थी। संयोग है, एक संयोग है। कैसे हो गए, दूर कैसे चले गए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते यार। हम इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब यही चीज़ होता है, कोई और है, उसकी वाइफ है, उसको चीट करके चली गई, भाग गई, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो यार? यहाँ से चीट करके जाए फिर भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम आज कितना भी चिल्लाओ, ये कि भाई मेरा कितना भी रोए, कितना भी गाए, वहाँ पे वो चीज़ आ नहीं सकती। होता है, गैप होता है, गैप धीरे धीरे फिल होंगे, एक टाइम फेज आपको लगता है, पर चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ठीक है। दुनिया जी लेती है, ऐसे ही चलती है। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल 20 जेल की घंटी होगी। अब फिर यहाँ पे आता है आर्टिकल 21 यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पे तो कन्फर्म, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी भी आता है इसमें, राइट टू लिव विद डिग्निटी भी आता है, अपनी मर्जी से स्वेच्छा के साथ रहिए। फिर 21 तोपों की सलामी आपकी चैट्स को, आपकी बातों को। अब मान लीजिए आप 21 तोप आपने सुना होगा। अब आपके फ्रेंड हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, और आपके फ्रेंड्स वैसे ऐसी बातें करते हैं, भाई तू इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बहुत सारी चैट्स होती हैं। आप किसी भी होगा, आप रिलेशनशिप में, उसकी भी चैट्स होनी किसी भी प्रकार की, और आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपके पापा देखते हैं, वाह क्या बात करी है तुम्हारी, जैसे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो कि मैं IAS बनूंगा, मैं NGO खोलूंगा, और फिर बढ़िया बढ़िया जो है चीज़ें करूंगा, फिर NGO खोलूंगा इन द सेंस कि मैं काम करूंगा। वैसे NGO तो आप खोल नहीं सकते IAS बन के, तो ऐसे IAS बन गए आप, तो कोई NGO के लिए आपने काम किया, वो अच्छा काम कर रहा है, उसको प्रमोशन दिया आपने, फिर और लोग यूथ को जो है वो इनकरेज किया कि आप अच्छा काम करो, अपने पूरे एरिया में आपने अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और जो सारी स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें करी हैं। और उसके बाद आप कह रहे हो कि वैसे ऐसा करूँगा। अब आपके पापा देखते कहते हैं वाह मेरे शेर, वाह क्या बात है बेटे। आपकी मम्मी देखती कहती क्या बात है बेटे, बहुत बढ़िया, 21 तोपों की सलामी। तो ऐसा ही है आपका, ठीक है। चैट्स देख लिया आपकी, 21 तोपों की सलामी आपकी चैट्स को, आपकी बातों को, यानी लाइफ एंड लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी में चैट्स वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ यानी आपकी सोच, आपकी लिबर्टी को 21 तोपों की सलामी है। तो ऐसे समझ लीजिएगा आप। आर्टिकल 21 है, अब आपकी A ग्रेड की सोच है। उसमें देखा कि एजुकेशन के लिए काम करूँगा, यानी A ग्रेड। A माने सबसे शुरुआत में क्या, अगर आप एजुकेशन चेंज कर देंगे तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने भी अपनी ये चैनल शुरू किया है कि इससे जो सिविल सर्वेंट्स हों, जैसे कि मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैंने धीरे धीरे चीज़ें खुद से ऑब्जर्व करी हैं। नौकरी मिलना या ना मिलना दूसरी चीज़ें हैं। मैंने सोचा कि मैंने करना है कुछ, तो NGO वगैरह भी हम कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कचरा फैला हुआ है। तो सोशल मीडिया पर आकर के अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें लोगों को बता सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो ये चीज़ है।
और आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए पढ़ाना स्टार्ट किया कि अब मैंने वीडियोस बड़ी बड़ी डाली हैं, बहुत पहले से मैं यूट्यूब पे था, पर मैंने कहा कि अब कुछ वैल्यू एडिशंस करने हैं। तो ऐसा ही है कि आप एजुकेशन को ही प्रमोट कीजिए, और ए ग्रेड का काम है तो 21A में आपका आ जाएगा। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14, यानी 6 से लेकर के 14 साल के लोगों के लिए। आर्टिकल 22 आता है, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यहाँ पे क्या आता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट के खिलाफ और डिटेंशन के खिलाफ। फिर वही चीज़ आती है आपकी कि आपको कोई जेल में ऐसे डाल नहीं सकता, ऐसे ज़बरदस्ती अरेस्ट नहीं कर सकता, जो कि हमने यहाँ पे देखा हुआ था। ये देखिए, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब यहाँ पे कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस में कन्विक्शन की बात हो रही थी कि आपको मतलब दोबारा से कोई, यहाँ पे देखिए, दोबारा से आपको कन्विक्ट नहीं कर सकता, और डबल जियोपार्डी है और सेल्फ इंक्रिनेशन है, और वो जो मैंने कहानी बताई थी आप उसको इससे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये अरेस्ट एंड डिटेंशन से कि आपको पुलिस ऐसे ज़बरदस्ती अरेस्ट नहीं कर सकती, जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी सेम वैसे ही है। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 20 में क्या दिया गया है, जस्ट अ मिनट, तो 20 में क्या दिया गया है दोस्तों, 20 में ये है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, यानी बार बार आप कोई आपको कन्विक्ट नहीं कर सकता। आपने एक काम कर दिया है तो ज़बरदस्ती गवर्नमेंट, जो पहले तो आपका पुलिस अरेस्ट करेगी, फिर जाके कोर्ट में जाएगा मामला ना, तो कोर्ट आपको कन्विक्ट करती है। सज़ा कौन सुनाता है, जज सुनाता है, यानी कन्विक्शन, यानी कोर्ट आपको फैसला सुना रही है कि आप कन्विक्ट हैं, आप अपराधी हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन है आपके कन्विक्शन के लिए, और यहाँ पे प्रोटेक्शन किससे दी गई है, अरेस्ट और डिटेंशन के लिए, कि आपको ऐसे पकड़ ना लिया जाए, जैसे उस फ्रेंड के भाई को पकड़ लिया गया था। अब उसको अगर कोर्ट कह देती कि तुमने ये काम किया है, इसने ऐसे ऐसे प्रूफ दिए हैं, फिर ठीक है, तो कहते चलो ठीक है, अब इसको 3 महीने की जेल हो गई, तुमने यहाँ पे जा कर के ये छोटा मोटा सामान चोरी वगैरह कर लिया। अब इसको 3 महीने जेल के बाद आया, फिर पुलिस पकड़ के ले गई कि उसी केस में हम आए हैं, तुमको फिर से होगी, तो दोबारा कन्विक्शन इसका नहीं हो सकता। और इसमें क्या आता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। फिर इंक्लूड राइट ड्यूरिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे राइट्स आपके आते हैं ड्यूरिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन, कि आपको डिटेंशन से बचाएगा, प्लस आप अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। आप कोर्ट भी जा सकते हैं, आप जो है जा कर के अपील करिए कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है। फिर प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट। अब मन चाहे आर्बिट्री अरेस्ट से बचाएगा, डिटेंशन से अप्लाई होता है ये सिटीजन पर भी और नॉन सिटीजन पर भी। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, 2+2 यानी 22 है, यानी 2+2 4 ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते यार, यानी 2 और 2 4 ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते यार, 2 और 2 4, ठीक है, ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते यार। फिर यहाँ पे और क्या होगा, 2 चोर हैं 2 पुलिस हैं, 2 चोर 2 पुलिस पर अरेस्ट करने के लिए रीजनल ग्राउंड होना चाहिए। अब 2 पुलिस खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं कि 2 चोर आगे से जा रहे हैं। अब उनको पता है, क्योंकि पुलिस को सब पता ही होता है, पहले उन्होंने कभी चोरी करी होगी, पर अब वो जा रहे हैं कहीं पे चोरी हो गई है, तो इनको ऐसे तो अरेस्ट कर नहीं सकते। अब उनको देखेंगे, छानबीन करेंगे, ठीक है। तो अब तुम दोनों चोर थे, तो हो सकता है तुम्हारे ऊपर शक के बिना पर तुमसे बात की जाएगी, पर तुमको ऐसे अरेस्ट करके जेल में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। तो इनको प्रूव करना पड़ेगा, तुम चोर भले ही हो पर दोनों पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। आगे आइए, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में आता है। 23 में देखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अब किसी इंसान को आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि क्या होता है कि गांव से भोली भाली लड़कियों को कहते हैं चलो तुमको काम दिलाऊंगा, या लड़कों को वही काम दिलाऊंगा ये कहते हैं। जैसे एक आदमी था, एक लड़का था, तो जिसको बोला कि किसी ने कि तुमको नौकरी दिलाऊंगा, और वो नौकरी दिलाने के बहाने उसको लेके जाता है, अभी बहुत वायरल हुआ था। तो वो उसको भीख मांगने के लिए कहता है, और क्या कहता है कि उसको किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद इंजेक्शंस लगाते हैं, इंजेक्शन लगा के उसकी आंखों में केमिकल डाल के उसकी आंखें मतलब फोड़ दी जाती हैं, एक तरीके से कहिए, उसको विजन लॉस हो जाता है और आंखें ऐसी होती हैं काम नहीं करती। और उसके बाद उनको बैठा दिया जाता है कहीं ना कहीं कि तुम भीख मांगो, अब दिन भर जो कमाओगे वो दिया जाएगा। तो ऐसा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो, या फिर तुम ऐसे ले जाके, लड़कियाँ आपने देखी होगी पिक्चर्स में बहुत होता है कि हीरोइन को पकड़ लेती हैं, बहुत सुंदर होती है, हीरोइन को ले जाते हैं, कहीं बेच देते हैं, बैंकॉक लेके चले गए, सऊदी लेके चले गए, और कहीं फॉरेन नेशंस में लेके चले गए। फिर इंक्लूड बॉन्डेड लेबर हो गया। फिर अब इसको याद कैसे करेंगे, 23 तुम तीनों जबरदस्ती के कम से फ्री काम है, काम कम नहीं, काम, ठीक है। देखो 23 यानी 23 तुम तीनों, ठीक, 23 यानी तुम तीनों या तुम लोग, 3 फ्री यानी तुम तीनों जबरदस्ती के काम से फ्री, बॉन्डेड लेबर नहीं हो सकता। या फिर
23 यानी 23 टैरिफ फ्री, 23 टैरिफ फ्री, ट्रैफिक फ्री हो गया, 23 ट्रैफिक फ्री, ठीक है, 23 है और ट्रैफिक है। अब जैसे 24 घंटे हैं, 24 घंटे में घंटे बहुत जाम लगता है, 23 घंटे ट्रैफिक नहीं रहता इस रोड पे, एक आध घंटे वही जाम लगता होगा सुबह या शाम में, आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम में, तो 23 घंटे ट्रैफिक फ्री यानी 23 ट्रैफिक फ्री, 23 ट्रैफिक फ्री, नो ट्रैफिकिंग हो गया, ठीक है। आइए फिर 23 यानी 23 तुम दोनों ज़बरदस्ती के काम से फ्री, ज़बरदस्ती यानी 3 फ्री, ऐसा आप याद कर सकते हैं तो याद हो जाएगा। फिर 24 की मैं आपसे बात करता हूँ, व्हाट इज़ 24। आर्टिकल 24 क्या होता है, 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर से जो है बचाना है कि नो चाइल्ड बिलो 14 कैन वर्क इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। अब 14 के नीचे का है किसी को अब ऐसे कहीं ऐसे काम में डाल दो, फैक्ट्री में डाल दो, केमिकल फैक्ट्री है, कोई बड़ी सी फैक्ट्री है या फिर कोई और जगह है वहाँ पे आप काम करा रहे हो भाई, ये भी नहीं कर सकते आप। तो इसमें क्या है कि 24 चाइल्ड लेबर नो मोर। 24 ये तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों बनाने की कोशिश करी है, जैसे 24 याद आए तो आपको 24 बोल सकते हैं, आप 24 बना दो, कोई 17 बना दो, ऐसे कोई 18 बना दो, तो इससे कन्फ्यूजन होती है। तो 24 और चाइल्ड लेवल नो मोर, 24 नो मोर यानी 24 चाइल्ड लेबर नो मोर। या फिर 2 बच्चों को ले गए चोर, 24 यानी 2 बच्चों को ले गए, 4 यानी चोर, 24 2 बच्चों को ले गए चोर, पकड़े गए सेक्टर 24, फिर उनको पकड़ लेती है, पकड़े गए इन सेक्टर 24। 2 बच्चों को ले गए चोर, 24 2 और 4 2 एंड 4 2 बच्चों के यानी 2 बच्चों को ले गए चोर, पकड़े गए सेक्टर 24, ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन आ गया आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट्स टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेट रिलीजन। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ। अब ठीक है, दूसरी बार 5 फिंगर्स आर फॉर इक्वल इम्पोर्टेंस। तो जैसे दूसरी बार आया, अब दूसरी बार जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर होती हैं वैसे हमारे सभी धर्म एक समान हैं, यानी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस यहाँ मिलेगा, प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेट रिलीजन। अपने रिलीजन को आप जो है किसी भी तरीके से प्रोफेस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसको दर्शाइए। तो अब जैसे कि हो गया, आप कहीं पर रामायण करा रहे हो, ठीक है कराओ, आप अजान कर रहे हो करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ है कि आप अपने जो आपका धर्म है उसको दिखा सकते हैं, उसको प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं। यानी दूसरी बार 5 फिंगर बराबर होंगी। दूसरी बार, एक बार मैंने कहा पढ़ा था हमने 15 में पढ़ा था, अब दूसरी बार 2 5 हो गया, तो दूसरी बार 5 फिंगर्स इक्वल। तो इंपॉर्टेंस वैसे धर्म सारे बराबर हो गए। फिर 26 की बात आती है, आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस, अब आपके रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको फॉलो कीजिए कि आपका क्या क्या है, कहाँ आपको पूजा करनी है, क्या कैसे करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अब इसको हम 5 फिंगर से लेंगे, 5 उंगली, तो चाहते क्या का क्या काम, चौथे का क्या काम, 5 उंगली है तो छठे, और मैं कह रहा चौथे क्या होता है, छठे का क्या काम, छठे ठा से ठठेरा, ठीक है। जैसे छठे या छठवें होता है ना, ऐसे याद कर लीजिए आप। तो ट्रिक मतलब 5 उंगली है तो छठे का क्या काम, इसका क्या मतलब है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब आपका रिलीजियस अफेयर है, ठीक। अब आपके 5 फिंगर यानी आप मान लीजिए अलग अलग धर्म है, आप अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। अब आपका जब धर्म है आपने अपने आप से फॉलो कर लिया, तो उसमें छठे का क्या काम है, यानी 26 आया। अब 25 के बाद 26 है ना, तो 26 जब आया तो छठे का क्या काम, यानी अगर हम 5 उंगलियां बराबर हैं, सब धर्म बराबर हैं, तो छठे यानी तुम दूसरे और आदमी कौन हो, तुम एक और हो। छठे का क्या काम, 5 हमारी हैं, 5 उंगलियां हैं, अब हमारे सब धर्म एक बराबर हैं, और हम या फिर हमारे धर्म के जैसे ये 5 पिलर हैं, जैसे आप हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, अब मान लीजिए कि मुझे पूजा करनी है, मुझे और कुछ काम करना है, फिर 5 ऐसे काम करते हैं। अब मैं छठे का क्या काम, तुम मुझे क्यों बताओगे, छठा बाहर वाला आके मुझे क्यों बताएगा मुझे क्या करना है, तो ऐसे छठे का क्या काम है ना। तो उसमें आपको इंटरवीन कोई नहीं कर सकता आपके धर्म में, छठे का क्या काम हो गया। फिर 27 आता है, यानी फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, और 26 इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 26 रिलीजन फिक्स, ठीक। 26 रिलीजन फिक्स है, मेरा फिक्स है, उसमें कोई आएगा मेरी मर्जी है, मेरा फिक्स है, मेरा जैसे स्क्रिप्चर्स बता रहे हैं, जैसे मेरे वेद बता रहे हैं, जैसे गीता बता रही है, जैसे और मेरे सारी चीज़ें बता रही हैं इन हिंदू में और इन
क्रिश्चियन में जैसे मेरा बाइबल बता रहा है, फिर जैसे मेरा कुरान बता रहा है, ठीक है, मुस्लिम्स में। तो ये ऐसे है कि मेरा फिक्स है रिलीजन, फिक्स 26 फिक्स रिलीजन फिक्स है मेरा, तो उसमें और क्या बताओगे। फिर और आइए 27 देखते हैं, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, यानी अब फ्रीडम है, कोई टैक्स नहीं लगेगा कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो ना। तो ये चीज़ है, अच्छी चीज़ें बता रहे हो, क्या उसमें अच्छाई है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर रिलीजियस पर्पजेस, यानी रिलीजियस पर्पजेस से कोई भी ऐसा आदमी ही रिलीजियस पर्पज़ का कोई काम कर रहा है तो उसमें टैक्स लगेगा, तुम भैया इतना दो तभी जाने। जैसे पहले आप देखने होंगे मुगल टाइम में अगर मंदिरों में भी आपको जाना है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे टैक्स लगता था कि नहीं तुमको मंदिर जाना, अच्छा इतने पैसे लाओ, इतने दिरहम लाओ, इतने क्या जो भी चलता हो दिरहम या सिक्के चलते हों जो, तो ये होता है। अब यहाँ पे ट्रिक बात करते हैं, तो 7 समुंदर पार प्रचार करो, फ्री में कोई टैक्स नहीं है। 27 आया 7, यानी 7 समुंदर पार प्रचार करो यार, कितना भी प्रचार करो, फ्री में प्रचार करो, यानी 7 समुंदर पार। 27 यानी तुम, 2 से तुम, 7 से 7 समुंदर पार, यानी तुम 7 समुंदर पार 27। अब 27 से एक चीज़ आप कर सकते हैं, 27 मतलब इवन प्रमोशन, 27 इवन प्रमोशन। आर्टिकल 28 आता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब आपका जो है रिलीजियस कोई इंस्ट्रक्शन है, अब उसको अटेंड कर सकते हो आप, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब आपका फ्रीडम है, अब उसके कोई इंस्ट्रक्शन है, जैसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अब आप उनको फॉलो करो या ना करो, आपकी मर्जी है तो मत करो। क्यों? क्योंकि ऐसे जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका कोई अब कह रहा है कि हमारे धर्म में ये चीज़ है कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा भेदभाव दिया गया है, तो तुम नहीं फॉलो करो, क्योंकि हमारा देश तो संविधान के हिसाब से चलता है, तो तुम क्यों फॉलो करोगे। तो आपके पास ये चीज़ें हैं कि नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, आप जो लीगल है, जो सही है, जो एथिकली आपको करेक्ट लगता है वही करो। तो आपके ऊपर है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, उससे आपको फ्रीडम मिलती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली फंडेड बाई स्टेट, अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट के द्वारा फंडेड है, अब स्टेट के द्वारा फंडेड है तो यहाँ पे स्टेट है, अब उसमें फ्रीडम आपको मिलनी चाहिए कि ऐसा कोई नहीं है कि स्टेट के द्वारा फंडिंग हो रही है और वहाँ पे सबको सेक्युलरिटी का पार्ट पढ़ाना चाहिए कि सब धर्म बराबर हैं, ये है, तो उसमें आके तुम ये कर रहे हो कि ये बता रहे हैं वो करो, ये करो, ये करो, ऐसा तो आपकी मर्जी है, मत फॉलो करो, अच्छी बात है, ठीक है। 28 28 यानी 28 और नो हेट टू फॉलो, नो हेट नॉट फॉलोइंग में, ठीक है, टू फॉलो नहीं, नॉट टू फॉलो, नो हेट इन नॉट फॉलोइंग। और 28 मतलब आपकी ख्वाहिश, 28 आपकी ख्वाहिश, इससे याद कर लीजिए, आप फॉलो मत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो हेट टू फॉलो या नो हेट नॉट फॉलोइंग, इफ़ यू नॉट फॉलो, नो हेट इफ़ यू नॉट फॉलो, यानी 28 नो हेट है, आप फॉलो करो चाहे ना करो, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं, बस ऐसे याद कर लीजिए नो हेट। और 28 मतलब आपकी ख्वाहिश, 28 ख्वाहिश मतलब आपकी ख्वाहिश है, आप उसको करना चाहो तो करो, ना करना चाहो तो ना करो। अब आ गए हम अपने एकदम आखिरी पड़ाव पे और वीडियो हमारी 1 आवर की हो गई। वैसे 1 आवर में आप अगर हमेशा के लिए समझ जाएँ अच्छे तरीके से कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्लास जो है आपके लिए बुरी है। आर्टिकल 5 वैसे अभी तो एक जो फंडामेंटल राइट है इसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, कई आर्टिकल्स हैं, इसकी बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, कहाँ से ली गई है क्या, वो सब मैं आपको लक्ष्मीकांत वगैरह में पढ़ा दूंगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत की अभी पूरी बुक ही आ रही है, अभी तो प्री चल रहा है, मैंने सोचा कि एक बार शुरू करूँ, पर शॉर्ट नोट में बना रहा था, पर उसकी राइटिंग सही नहीं थी। ये देखिए, ये शॉर्ट नोट मैं आपके लिए बना रहा था ना, अब इसकी राइटिंग सही नहीं है, और इसकी राइटिंग सही नहीं तो इसको दोबारा से मैंने दूसरी कॉपी में शॉर्ट नोट बनाना इसका शुरू किया, तो वो शॉर्ट नोट आपको मिलेगी, एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि प्रीलिम्स निकलता है इस बार तो अच्छी बात है, और नहीं निकलेगा तो फिर आपके लिए देखिए क्या क्या कंटेंट आता है, क्या वीडियोस आती हैं। रुकना नहीं है मुझे, ऐसा कुछ है नहीं कि देखो मैंने जुलाई में प्रिपरेशन शुरू करी थी, मैं वैसे यूट्यूब पे बहुत सारों से एक्टिव हूँ, कभी तो सफलता नहीं मिली, तो ऐसे आदत पड़ जाती है इंसान की ना, कोई बात नहीं, अब अच्छा काम करते रहो, आप अपना टाइम अच्छी चीज़ों में देते रहो। और यूपीएससी की प्रिपरेशन करी तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, अब आपको मेरी बातों में भी लग रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, और अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं आप, कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं, ठीक है, तो बहुत डाइवर्स आपका जो माइंड है वो हो जाता है। और हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान नहीं देनी कि नहीं निकलता है कोई बात नहीं, आपको हाँ अपने एंड से मेहनत करनी है, आप अपने देखिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही है या नहीं सही है। क्यों?
क्योंकि अगर आपका निकल नहीं रहा, आप दिन भर इंस्टाग्राम चला रहे हो, दिन भर सोशल मीडिया चला रहे हो, दिन भर आप इधर उधर की चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद आपका नहीं निकलता रहे, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है भाई, ये नहीं निकल रहा, कुछ अच्छा करोगे तो कहीं कुछ और तो अच्छा होगा, उच्चतम काम करो ना, ठीक है। तो उच्चतम की तरफ ध्यान देना चाहिए। आर्टिकल 29 आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। 29 यानी माइनॉरिटीज़ फाइन, 29 यानी माइनॉरिटीज़ फाइन। अब 29 उन माइनॉरिटीज़ की भलाई, 29 मतलब देखिए 29 है ना, एक आधा ना, 29 मतलब एंड में क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, 30, और उसमें क्या आ रहा है, माइनॉरिटीज, टीज यानी 30 ये भी है, 30 ये भी है, 30 माइनॉरिटीज एंड 30 उन 29 यानी उन माइनॉरिटीज़, आप उसमें जोड़ दीजिए, यानी 29 में आप उन अलग ले लीजिए यानी उनकी, और 30 मतलब माइनॉरिटीज़ यानी उन माइनॉरिटीज़ की, ठीक है। माइनॉरिटीज़ याद आ जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट उनकी भलाई, 29 की भलाई यानी उन माइनॉरिटीज़ की भलाई, 29 की भलाई उन माइनॉरिटीज़ की भलाई, इंटरेस्ट, वेलफेयर, कंजर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, लैंग्वेज को बढ़ा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं अपने स्क्रिप्ट को, उनके जो भी स्क्रिप्ट हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, कल्चर है, उनको फॉलो कर रहे हैं। फिर ट्रिक 29 माइनॉरिटीज़ फाइन, ऐसा भी याद कर सकते हैं दोनों तरीके से, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बनाने की कोशिश करा है कि जिससे आपको समस्या ना हो, 29 याद आए या 19 या 29 याद आए, आपको कोई समस्या ना हो। फिर आर्टिकल 30 की बात करता हूँ, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकती हैं और उसका संचालन कर सकती हैं। अब जैसे कोई माइनॉरिटी है, जैन है, बुद्ध है, तो अब कहेंगे कि मैं एक ऐसा अपना इंस्टीट्यूशन चालू करना चाहता हूँ जिसमें जो, देखिए एक हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो संविधान है उसमें एजुकेशन है, और एजुकेशन के लिए एक एजुकेशन पॉलिसी होती है, तो उस एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको हमेशा चलना पड़ेगा। जो गाइडलाइंस हैं, जो क्राइटेरिया हैं, जो आपके सिलेबस हैं, कोर्सेज हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। पर एडिशंस हैं कि हाँ हम बौद्धिज्म वाले कुछ चीज़ें प्रमोट करेंगे, महात्मा बुद्ध जी की फिलॉसफीज़ को प्रमोट करेंगे ना, जैनिज़्म की कुछ फिलॉसफीज़ देंगे, गीता से कुछ देंगे, कुरान की कुछ अच्छी बातें बताएंगे, बाइबल की अच्छी, तो ये डिपेंड करता है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो सब, हिंदू तो आएंगे नहीं उसमें, माइनॉरिटीज़ जो हैं कम पॉपुलेशन में उनकी बात हो रही है, ठीक है। आगे आइए, तो क्या है, फीस 30 फीस होता है, 30 फीस, ठीक, 30 से फीस, और यूनिवर्सिटी में भर्ती 30 यूनिवर्सिटी में भर्ती 30 यानी यूनिवर्सिटी में भर्ती, और 30 मतलब फीस किसकी, स्कूल्स की, माइनॉरिटीज़ अपना सेट कर सकते हैं, और 30 में है माइनॉरिटीज़, 30 माइनॉरिटीज़ और 30 फीस, यानी फीस इन माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ अपने जो है वहाँ पे एक स्कूल खोल करके, इंस्टीट्यूशन खोल करके फ़ीस ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं आखिरी में, तो यहाँ पे 32 आता है। 32 का मतलब क्या है कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब आप फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि साहब देखिए हमारा ये संविधान है, हम खड़े होकर तो यहाँ पे ऐसे बोल रहे थे, बगैती झाड़ रहे थे। अब ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सर मैंने तो वीडियो बनाई हुई थी, अब मैंने वीडियो बनाई तो ये जो है मेरे पर कमेंट कर रहा है, मेरे ऊपर जाके FIR कर दिया, बोले तुम क्या वीडियो कैसे बना सकते हो, तो वहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। अरे मेरी वीडियो क्यों नहीं बना सकता, मैं बता क्यों नहीं सकता, मेरी मर्जी है भैया, और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है मेरे पास, किस आर्टिकल में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा। फिर डिस्क्राइब्ड एज हर्ट एंड शोल, और इसको अम्बेडकर जी क्या कहते हैं कि हर्ट एंड शोल है, क्यों, क्योंकि यही सब फॉलो करेगा। अब यहाँ पे रिट्स डायरेक्टली दे सकती है कौन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं आप, लेकिन डायरेक्टली इसमें ऑप्शन होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। पर यहाँ पर पहले होता है ना कि आप अगर ऐसा कोई केसेस देखेंगे तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, या तो आप हाई कोर्ट के थ्रू जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसमें हैवियस कॉर्पस दे सकता है, मैंडमस दे सकता है, प्रोहिबिशन, सर्टियरारी, कोवेरेंटो, अब ये सब हैं अलग अलग, इसको हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। ट्रिक्स की बात करता हूँ, तो कोर्ट्स वेटिंग फॉर यू 32 मतलब कोर्ट्स वेटिंग फॉर यू 32 यू, और 32 मतलब 32 से आपका होता है 32 हिला देगी। अगर कहीं फंडामेंटल राइट्स पर चोट आई ना, कोई दिक्कत हुई,
तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 32 ही हिला देगी। और इसमें केबी केस आपने देखा है, केशवानंद भारती केस 1973 का, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया केशवानंद भारती जी केस में, तो यहाँ पे 32 ही खिला देगी अगर स्ट्रक्चर्स के साथ छेड़छाड़ हुई। अब यहाँ पे रेलिवेंट आर्टिकल कुछ क्या है, जैसे कि 12 डेफिनेशन हो गया, यहाँ पे इंक्लूड गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन, इन सब के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 13 लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं, तो इसको मैंने आपको बताया, जुडिशियल रिव्यू हो सकती है यहाँ पे। और फिर आर्टिकल 33 से 35 क्या है, 33 से 35 में क्या क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे पार्लियामेंट्री पावर टू मॉडिफाई एप्लीकेशंस ऑफ एफआर या आर्म फोर्सेस पुलिस। तो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर होती है, मॉडिफाई कर सकते हैं एप्लीकेशंस। अगर आप जैसे आर्म फोर्सेस वगैरह में है, अब आपके वहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और आपको ऐसा कोई खुफिया काम बता दिया, सीक्रेट बता दिया, और आप खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक माइक लगा करके, बाबा यार हुआ ऐसा है, हुआ है। वैसे क्या ही बोलूँगी मैं, हमारे देश में ये है गंदी चीज़, नहीं बोलते हैं। कुछ भी हो, एग्जाम्पल भी अच्छे देने चाहिए ना, क्या बता दो कि मेरे यहाँ 40 बम हैं, आके फोड़ रहे हैं तुमको ये बोल सकते हो अगर कोई आपका जो है एनिमी है। तो यहाँ पे ऐसे बोल दिया जाके, कुछ चिल्ला दिया कि अपने सीक्रेट्स बता दिए कि हमारे ये यहाँ रखा है, वो वहाँ रखा है, ऐसा है वैसा है, तुम आ सकते हो, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बहुत कांडे जाओगे। उसके बाद से क्या होता है, 33 आता है, पार्लियामेंट में मॉडिफाई राइट्स फॉर आर्म फोर्सेस। 33 तो इसमें मॉडिफाई कर सकती है पार्लियामेंट आर्म फोर्सेस के लिए। तो इसको आप इजीली कैसे याद कर सकते हैं, जैसे 33 है, आपकी 3 होती हैं, आपको पता है, बताइए कौन कौन सी। इंडियन आर्मी, यानी एक आपकी होती है स्थल सेना, फिर नेवी होती है आपकी, जल सेना होती है, फिर वायुसेना एयरफोर्स होती है, यानी 3 आर्मी हैं, और 3 आर्मीज़ हैं हमारे पास, 3 आर्मीज़ हैं। अब ये आर्मीज़ मॉडिफाई कर सकती हैं, 33 से आप 3 आर्मीज़ हमारे पास हैं, यानी 3 प्रकार की सेनाएं हमारे पास हैं, तो ये क्या है, आर्म फोर्सेस हमारे पास, तो ये मॉडिफाई कर सकती हैं, ठीक है। अब 34 से क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग मार्शल लॉ, यानी 3-4 और मिलिट्री की ओर। अब मिलिट्री जो है वो शासन करने वाली है, मार्शल लॉ लग जाएगा, ठीक है। 3 और 4, 3-4 इन 34 मिलिट्री की ओर, 34 मिलिट्री की ओर, 3 और 4 यानी 3 आर्मीज़, 4 आगे बढ़ रही हैं, 3 आर्मीज़ 4 यानी 3 आर्मीज़ 4, ठीक है, मिलिट्री की ओर 4 आगे बढ़ते हैं। 35 हो गया आपका, 35 में आता है कि इन्फोर्स करेगी 35, यहाँ पे ये आपके सभी को आर्टिकल 16 हो गया, 23 हो गया, 24, 33, 34 मस्ट बी मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। लॉज, ऐसे लॉ बनाए जाएं जिससे इन्फोर्स हो सके फंडामेंटल राइट्स, तो यही है आपका। तो आप वो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और ट्रिक्स कैसे लगे हैं। वैसे एक आपके लिए मैं जो है अभी शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें ऐसे ट्रिक्स आपको मैं जल्दी बता दूंगा। वैसे ये उसके लिए था कि जो कि रिवीजन करना चाहता है या जल्दी से समझना चाहता है कुछ अच्छी चीज़ें आपकी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो ठीक है।